आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी लेवल्स एंड एनर्जी बैंड्स। तो जैसे प्रीवियस इंट्रोडक्शन में जो पहला वीडियो था छोटा, वो करप्ट हो गया था थोड़ा सा, तो उसमें वो टॉपिक कवर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स एनर्जी बैंड ये समझना हमारे लिए इतना जरूरी है। इसका रीजन क्या है कि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग से हमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा, कैसे बिहेव करते हैं, हर मटेरियल का कैसा बिहेवियर है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम जब भी बात करते हैं किसी भी एटम की, ठीक है, तो एटम इज मेड ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में है। ये बेसिक थ्योरी हम लोग बोर्स की कॉन्फ़िगरेशन, बोर्स के एटॉमिक मॉडल पे हम लोग पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है पॉलिस भाई साहब का पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया था। केमिस्ट्री में आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कौन सी एनर्जी लेवल एक्वायर करेंगे, कितनी लेवल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर लेवल्स उससे कितने ऑर्बिट में कितने होंगे, ये भी पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है। हम ऑर्बिटल्स की थ्योरी इतनी सब पढ़ चुके हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, उसका भी डिस्क्रीट लेवल होता है। हर एक का अपना यूनिक लेवल होगा। ठीक है, तो ये जब लेवल की यूनिक लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी एटम्स है इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दो चीजें इसमें देखेंगे कि एक आइसोलेटेड एटम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, एक आइसोलेटेड एटम कैसे बिहेव करता है, और जब ये पास में आते हैं तब ये कैसे बिहेव करते हैं। हम पास में आते हैं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जो भी स्ट्रक्चर ले रहे हैं सॉलिड का, है ना, वो तो एटम से बना हुआ होगा। तो एटम्स, एक क्यूबिक सेंटर भी अगर हमने लिया, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में भी हमने लिया, तो 10⁻22 टू 10⁻23 एटम्स होते हैं उसमें, है ना। सारे क्रिस्टलाइन, मतलब जितने भी हमको सॉलिड्स पता है या फिर मेटल्स हम लोग पढ़ते हैं, मोस्टली क्रिस्टलाइन होता है नेचर उनका। तो क्रिस्टलाइन होने की वजह से हमको, है ना, नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत सारे मिलेंगे। अब जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं सॉलिड के, अब सॉलिड में एक स्ट्रक्चर होता है कि एटम्स के बीच में, अकॉर्डिंग टू सॉलिड्स, वेरी करता है एटम्स के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट इज लैटिस कांस्टेंट। लैटिस कांस्टेंट ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि एटम्स के बीच में, इन अ सॉलिड, द डिस्टेंस बिटवीन एटम एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है ना। कितना होता है, एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, है ना। बहुत छोटा डिस्टेंस है, माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं। तो अगर मैं ये डिस्टेंस 50 एंगस्ट्रॉम की रेंज में पकड़ू, तो मैं किसी एक एटम को सेपरेट तो नहीं कर सकता। किसी भी एक सब्सटेंस, अगर मैं बोलूं कि मुझे एक एटम चाहिए किसी भी सब्सटेंस का, तो नियर टू इम्पॉसिबल चीज हो जाती है। लेकिन हम लोग हमारे स्टडी के लिए ये बोल रहे हैं कि एटम्स के बीच में अगर इतना डिस्टेंस है, 50 एंगस्ट्रॉम का अगर डिस्टेंस है, तो उसको आइसोलेटेड एटम कंसिडर किया जाएगा। एक एटम का इंटरेक्शन दूसरे एटम के साथ, है ना, नहीं के बराबर होगा। देखते हैं, मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास लैटिस कांस्टेंट है, उसमें वो हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, मतलब 2 to 3 एंगस्ट्रॉम विद इन अ सॉलिड, इतना डिस्टेंस होता है। मतलब सारे एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो एक एटम अगर है तो वो अपना न्यूक्लियस प्लस उसके इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। इनके बीच में हमेशा कूलम्ब फोर्स, कूलम्बिक फोर्स जो बोलते हैं ना हम लोग, COU, कूलम्बिक फोर्सेस एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल एटम
उसके आजू बाजू में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है घूम रहे हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन तो होगा ही, ठीक है। अब अगर मैं आइसोलेटेड किसी भी सब्सटेंस की बात, किसी भी एटम की बात करूं, तो आइसोलेटेड एटम का बिहेवियर और जब वो झुंड में आता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा अल्टरेशन रहता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है उसमें। तो अगर मैं इसको इतना डिस्टेंस मानूं कि 50 एंगस्ट्रॉम हम लोग को दिया, तो उसको मैंने आइसोलेटेड एटम मान लिया, एक एटम, है ना। तो कौन सा एटम ले, कोई एक सॉलिड ले ले, आपके बुक्स में जनरली एक एग्जांपल रहता है, एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल कौन सा रहेगा? ये वाला। तो ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अब अगर मैं इसका एनर्जी लेवल्स, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे इसका एनर्जी लेवल्स निकालूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर एन आइसोलेटेड, इसका एनर्जी लेवल इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, स्ट्रेट लाइन से कि हाँ 2s 1s एनर्जी लेवल है ना, फिर 2s एनर्जी लेवल, फिर 2p एनर्जी लेवल और आखिरी में 3s एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ऐसे सारे एनर्जी लेवल में फॉर एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड एटम दिखा है, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन इसके खुद का न्यूक्लियस और खुद के इलेक्ट्रॉन के बीच में ही कूलम्बिक फोर्स है। अब अगर ये एटम्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ गए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आ गए, क्रिस्टल बन रहा है सॉलिड का, तो क्या हो जाता है? एक एग्जांपल आपको दिया जाता है, लेट अस सपोज कि दो एटम्स पास में आ गए, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसको हम लोग 1s लेवल दोनों की ऐसे दिखा देंगे, है ना। सोडियम की दो एटम्स के लिए ऐसे दिखा देंगे 2s लेवल, 2p एंड दिस इज 3s लेवल, ठीक है। तो दो एटम्स के लिए हमने उनका दोनों का एनर्जी लेवल दिखा दिया। तो ये और ये, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिकॉज नाउ व्हाट इज हैपनिंग, तो ये बहुत ही आइडियल केस सिनेरियो है। अब क्या होता है, किसी भी एक एटम में अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, तो सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, तो ये अगर पास में आ गए, ठीक है, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ लो। सो नाउ इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे दूसरे बाजू वाले से, लेकिन ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है जो फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो ज्यादा वल्नरेबल है या फिर जो ज्यादा एक्सपोज्ड है, ऐसा बोल दो, तो ये तो इसके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच का आपस का इंटरेक्शन तो है आइसोलेटेड में है, लेकिन आइसोलेटेड का केस तो बहुत आइडियल केस सिनेरियो होता है, इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी होगा, है ना। ये तो आपने देखा ही है कि हमेशा घुल मिल के घूमते फिरते रहते हैं, है ना। तो ये आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। सो वी विल गेट कोलम्बिक फोर्स और इंटरेक्शन बिटवीन आवर नेबर एटम्स ऑल्सो। नेबर्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा हम लोगों का। तो नेबर्स के साथ जब इंटरेक्शन होगा तब वहां पर कुछ अल्टरेशन मिलता है। अल्टरेशन मतलब क्या, देखते हैं, ठीक। चलो थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ये मिटा दो, ये कर लिया आपने कि दो एटम्स एक दूसरे के पास में आ गए, उनके बीच का जो लैटिस डिस्टेंस, लैटिस कांस्टेंट तो है, पर उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो कम हो गया, ऐसा समझो। तो अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में हमने बोला कि 10⁻22 या 10⁻23, है ना। एक मोल बोल दो, 1 मोल ऑफ एटम्स है, ठीक है। 10⁻23 मतलब हम लोग 6 × 10⁻23 करते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर
जैसे हमने 2 के लिए बनाया था वैसे ही इतनी सारी 1s लेवल होगी, है ना। फॉर एवरी एनर्जी डिस्क्रीट लेवल है। फिर 2s के लिए भी इतने नंबर ऑफ लेवल्स होंगी, ठीक है। और फिर 10⁻22 टू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये बात आपको पता है। और 3s के लिए भी उतनी हो, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि 2s 1s 2s 2p दीज आर कंप्लीटली फिट, इसमें 2 है ना, इसमें भी है, तो दीज आर कंप्लीटली फिट, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो 3s है ना, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमारे वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड दिखेगा हमें, है ना। ये वाला जो स्पेस है इसका, है ना, तो इतनी नंबर ऑफ लाइंस है जस्ट बिकॉज हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया लिया है जहां पे हमने 1 मोल ऑफ एटम्स पकड़े, ठीक है। तो दिस, ये जो, अगर मैं बोलूं कि ये इसका एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनके बीच में अगर 10⁻22 या 10⁻23 लेवल्स है, तो एक लेवल के बीच में 10⁻, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे अगर हम लोग 10⁻22 टू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही एनर्जी का गैप है, एनर्जी का लेवल में इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो हमें मिल रहा है, ठीक है, दिस इज निग्लिजिबल, मतलब ये एक दूसरे में कोई डिफरेंस ही नहीं, एक लेवल और दूसरे लेवल में। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हर एटम का डिस्क्रीट पोजीशन, डिस्क्रीट लेवल, यूनिक लेवल है, लेकिन वो यूनिक लेवल वो इतना करीब करीब है, ये इतने डिस्टेंस पे है एक दूसरे के, इतने लेवल पे है, लेवल पे, एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ, इतने लेवल पे और इतने पास है एक दूसरे के कि ये एक बैंड की तरह नजर आता है, ये एक बैंड की तरह नजर आता है, ठीक है, ये एक बैंड की तरह नजर आता है। एंड दिस इज नथिंग बट, इसको ही हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी बैंड। तो आइसोलेटेड एटम के लिए हमने जिस प्रकार डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स निकाले थे, जब वो एक साथ आते हैं तब ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ये सारा का सारा आइडियल केस सिनेरियो है, लेकिन जब सही में इंटरैक्ट करते हैं ड्यू टू कूलम्बिक फोर्स, अब एक एटम, मतलब यहां पे सोचो ना कि किसी एक एटम का इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो ये ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसके साथ भी इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपस में इंटरैक्शन की वजह से थोड़ा जो अल्ट्रेशन आ जाता है, इसकी वजह से बैंड्स इधर उधर मूव करने लगते हैं, वो हम लोग देखेंगे। चलो, थोड़ा सा समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इसको अब देखो, जो लिखना है आपको अच्छी तरह से थोड़ा लिखो। मैं लिखते वक्त थोड़ा सा मेरा ध्यान नहीं रहता है, ध्यान रहता है मतलब, पर मैं लिखता किधर भी हूं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द केस इज, ठीक है। सो दिस इज योर एनर्जी बैंड। नाउ अगर मैं बोलूं कि यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है कि एनर्जी लेवल, ये एनर्जी बैंड, और यहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस, एटम्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये r डिस्टेंस शो करता है कि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो कैसे होगा। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, सपोज बहुत क्लोज है, ठीक है, या फिर कहीं कुछ बुक्स में आपको, स्टैंडर्ड बुक्स में 1/r भी दिखा है। 1/r का मतलब क्या है कि पहले डिस्टेंस कम है और बाद में डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट। अपोजिट कैसे कि पास में आएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा है, 1/r है ना, और जितना जितना दूर हम लोग इस एक्स एक्सिस पे दूर जाओगे, है ना, तो डिस्टेंस विल बी लेस। 1/r के टर्म्स में जाएंगे ना, तो पहले आएगा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, बहुत दूर दूर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जितना दूर जाओगे फिर वहां से बाइफर्केशन आपको मिलता है, नंबर ऑफ लेवल्स
जितना मतलब ये पास में आ गया एटम्स उस पर्टिकुलर लेवल की। अगर 1s लेवल की बात चल रही है तो 1s लेवल में बहुत सारे 1s लेवल आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर 2s लेवल की बात चल रही है तो बहुत सारे 2s लेवल फिर आपको यहां पर मिलेंगे, जितना आप एटम्स को पास लेके आओगे। पहले ये आइसोलेटेड है, 1/r के टर्म्स में लिखना है। अगर ये कंफ्यूज होता है आप, है ना, अगर ये ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो आप ऐसा बताओ कि स्पेस बिटवीन द एटम्स, स्पेस बिटवीन द एटम्स अगर मैंने आर से रिप्रेजेंट किया और ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो मैं लिख सकता हूं कि जब बहुत कम डिस्टेंस होता है एटम्स के बीच में तो बैंड मिलता है हमें, सीधा सीधा लिखता हूं, है ना। और जैसे जैसे दूर चले जाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे जैसे दूर चले जाते हैं वी गेट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, सिंगल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से सभ्य इंसान की तरह बनाओ। दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सब्सटेंस। ये 1s लेवल है, ये भी 1s लेवल है, लेकिन यहाँ पे बैंड बनेगा क्योंकि ये बहुत कम डिस्टेंस है आर। और अगर 1/r के टर्म्स में आएगा तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। फिर दूसरा है 2s लेवल ले लो, यहाँ पे तुम्हारा डिस्क्रीट लेवल बन जाएगा। ऐसा कर देता हूँ, ऐसा मिलेगा तुमको, कहीं पे डायग्राम बनाना है इस तरह से मिलेगा, ठीक है। दिस इज 2s लेवल एनर्जी। और अगर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स के बीच का अगर आपने उस डायग्राम देखा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स का रिलेशन। अब एनर्जी बैंड स्प्लिट होता है, ये हमको तो पता चला, ये भी हमको पॉलिस ने ही बताया। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जब जितना जो 15 साल का समय था 1925 से लेके 1940 तक, इस दौरान जो भी उन्होंने बताया उसकी बेसिस पे हम कोई भी सब्सटेंस बिहेव कैसे करते हैं ये जान पाते हैं, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जान पाते हैं, बहुत सारी चीजें जान पाते हैं, बिहेवियर ऑफ मटेरियल जान पाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें बताई है, दिस इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू पॉलिस, ठीक है। तो ये बात जो उन्होंने जैसे बताई है उतनी ही हमने पढ़ी है, ठीक है। और जो भी नंबर ऑफ एटम्स है, 1 मोल ऑफ एटम इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अभी हमने अगर एटम्स के लिए लिया इन क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, तो भी आप देख सकते हैं कि हर एक एनर्जी लेवल पे ज्यादा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना ही एनर्जी का गैप रहेगा, या एनर्जी का लेवल का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। विच इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मतलब बहुत कम अमाउंट है एक जगह से दूसरी जगह अगर इलेक्ट्रॉन को या एनर्जी को इंटरैक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज व्हाट एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड। तो ये एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड हर एक मटेरियल को अलग अलग इसमें होती है। जैसे मैंने अब इसको मिटा दिया, आप इसके तरह से ले लो इसको। अब हमने लिया था सोडियम का एग्जांपल। सोडियम में हमने देखा था कि उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके लिए अगर मैं देखूं तो यहां पर
मेटल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बनाऊं या फिर आर्क को लेके भी बनाऊं, तो ये जो बैंड है ना, ये जो वैलेंस बैंड है वो दिस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, दिस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, आधा ही फिल्ड है, ठीक है। तो 3s एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो गैप है यहां पर, ठीक है, तो थोड़ा भी थर्मल एक्साइटेशन मिला या फिर थोड़ा भी एनर्जी हमको मिला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या हो जाएगा, यहां के इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे और इस जगह पे जो खुली स्पेस है उसमें रहेंगे। दैट स्पेस जहां खुली है वहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री, एंड नाउ इट इज द इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव भी कर सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज, नाउ दैट इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो ये जो स्पेस है इस केस में दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। तो ये जो वैलेंस शेल में जो बना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पे है दैट इज वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड मतलब आउटर मोस्ट शेल, हमने जो बैंड बना लिया एनर्जी लेवल्स को जमा जमा करके, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन अभी भी बाउंड है एटम से, लेकिन जैसे ही उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है वो फ्री हो जाता है एंड इट इज रेडी फॉर कंडक्शन। तो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। तो इसके केस में तो एनी लेवल जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उससे हायर लेवल क्या होता है, वैलेंस बैंड से जो हायर लेवल होगा दैट विल बी कंडक्शन बैंड। क्योंकि हायर क्या है, अभी फ्री होना है इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक स्ट्रक्चर से और जाके अपना काम करना है, ठीक है। तो ये कंडक्टर की बात हुई, इसीलिए यहां पर आपको बहुत कम एनर्जी लगती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए कुछ अलग होगा जो चैप्टर का नाम है, और इंसुलेटर्स तो पता ही है आपको, बैंड कंडक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए और कुछ अलग होगा। तो हम लोग जो चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड की खासियत क्या है कि इसमें ये क्या होता है, इसमें ये एम्प्टी मतलब हाफ, आधा है, पार्शियली फिल्ड हो सकता है, या फिर कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है। जैसे 2s, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ सोडियम लिख लो, या फिर कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है। इन केस ऑफ मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम की केस में हो सकता है ना, 12 होता है ना उसका। तो यहाँ पे 3s1 वैलेंस शेल और यहाँ पे 3s2 रहेगा, समझ में आ रहा है। तो वैलेंस बैंड हमेशा पार्शियली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होगा, और उसकी जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम एनर्जी बैंड बोला जाता है इसको, मैक्सिमम एनर्जी बैंड, है ना। मैक्सिमम एनर्जी बैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ द फील्ड पार्शियली, और फिर ऐसा एम्प्टी तो नहीं रहेगा कभी वैलेंस बैंड। और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें, और फिर जो हायर एनर्जी लेवल हम लोग को क्रॉस करना है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं, एक मिनट चार्जिंग की कमी थी, थोड़ी सी चार्जिंग कर लिया, ठीक है। तो हम यहां पर थे कि वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड में पार्शियली फिल्ड आपको सोडियम मिल रहा है ना, तो इसको हम मोनोवैलेंट
मेटल बोलते हैं, है ना, मोनोवैलेंट। तो यहां पर आपको मैक्सिमम एनर्जी बैंड इसलिए बोला जाता है कि जहां तक वो फील्ड है उसकी मैक्सिमम एनर्जी ली जाती है ना, वैलेंस बैंड की। और इस वैलेंस बैंड में आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन विद इन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मतलब टेक पार्ट इन कंडक्शन। ऐसा कोई करंट जनरेट नहीं होगा विद इन द बैंड, है ना। वैलेंस बैंड के अंदर अगर आपने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, है ना, और बोला कि इलेक्ट्रॉन को मूव कर दो, नहीं, इलेक्ट्रॉन वहां पर फ्री नहीं है कंडक्ट करवाने के, ठीक है। तो ये सारी वैलेंस बैंड की चीजें हैं। और वैलेंस बैंड में जो इंट्रा बैंड एनर्जी होगी, है ना, जो बाहर के करंट सोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वो एक्साइट होके जब वो जंप करेंगे दूसरे बैंड में जाएंगे, दैट बैंड विल बी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया है, इसको और एक बार पढ़ेंगे। दैट बैंड विल बी कंडक्शन बैंड, जो हायर बैंड होगा, है ना, दैट विल बी कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी बैंड बोला जाता है इसको, खुद से इसमें तो कुछ है नहीं, है ना, ऑन द बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। ठीक है। अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे तब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसके वजह से यहां पर जो करंट मिलेगा वही हो जाएगा कंडक्शन करंट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो विद इन द वॉल्यूम ऑफ, जैसे इस मटेरियल में फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ मेटल, विद इन द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये सारा कुछ हम लोग गुड कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो भी सिचुएशन में कंडक्ट करने लगेगा पार्टिकल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंडक्शन बैंड एक मिनिमम एनर्जी का बैंड इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि वैलेंस बैंड अगर पार्शियली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, ये भी पार्शियल फील्ड हो सकता है, इसके अंदर थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ गए, दिस इज वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। इनके बीच का जो गैप होगा, है ना, इसमें आपने बोर्स एटॉमिक या फिर एटॉमिक मॉडल जब सीखा है ना, इसके बीच का जो एकदम मिडल में इन दोनों के बीच का जो एनर्जी लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एज फर्मी लेवल, है ना, फर्मी लेवल एनर्जी। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन में इतनी ही एनर्जी होती है जो उसकी एनर्जी होती है वैलेंस बैंड में, जस्ट बिकॉज हर लेवल पे आपको सर्टन लेवल ऑफ एनर्जी गैप मिलेगी। कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा यहां तक जंप मारने की होती है। पर हम ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो एनर्जी है ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, या सीधा सीधा उसको बैंड गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड गैप। थोड़ा सा स्मॉल में लिख रहा हूं, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, कचरा हो गया थोड़ा सा। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन मतलब क्या? इधर जाने का नहीं है, मतलब जंप मारना है तो बीच में मत मारो, इधर फंस सकते हो।
ठीक है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से जाएगा तो डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में ही जाएगा। ठीक है, तो अब कंडक्शन बैंड में जाने के लिए अपने को कितना, मतलब कितना एनर्जी की जरूरत है ना, वो एनर्जी कहां से मिलेगी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ये वाला जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन द मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड एंड मिनिमम ऑफ द कंडक्शन बैंड, इसके बीच का जो गैप है दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड दैट इज गिवन बाय, तो जैसे देखता हूं मैं एनर्जी से मिटा देता हूं, एनर्जी गैप Eg is nothing but एनर्जी ऑफ क्या, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का एनर्जी ले लेता हूं, C ले लेता हूं, माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। लेकिन ये होता है उसका मिनिमम, कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम, इसका डिफरेंस, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सो दिस इज नथिंग बट बैंड गैप और एनर्जी गैप बिटवीन द टू लेवल्स। यहां पर जो है ये मैक्सिमम वैलेंस बैंड का एनर्जी, एनर्जी ऑफ वैलेंस, वैलेंस एनर्जी बैंड का मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट मिनिमम एनर्जी, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड किस तरह से फंक्शन करते हैं हमारे तीन के लिए, दैट इज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। ठीक है, क्यों ऐसा वर्क करते हैं वो लोग वो चीज भी देखेंगे। तो ये जो मैंने थोड़ा सा लिखा है आप लोग लिख सकते हैं, इसको पॉज करके प्लीज आप लिख लो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, ओके, कंडक्शन बैंड, सारी चीजें हमने कवर करने की कोशिश तो की है। तो जब भी हम कंडक्टर्स में एनर्जी बैंड्स या बैंड गैप की बात करते हैं या फिर एनर्जी कंडक्शन बैंड्स, कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो कंडक्टर्स में देखो, या तो पहला केस हमने लिया था सोडियम का, है ना, तो उसमें 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो आया था। तो यहां पर जो इंटरनल अंदर के जो शेल है ना, लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स है, वो तो इंटरबैंड उनका ट्रांजिशन तो होगा नहीं, क्योंकि अब वो टोटली सेटिस्फाइड है, तो इनको इधर उधर उछलने का कोई। अब ये है हमारा बैलेंस बैंड, यहाँ पे बनेगा बैलेंस बैंड बनेगा, तो इसको जब थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, इस लेवल पे है, बना लेता हूं, तो ये हाफ फील्ड है ना, ठीक, ये हाफ फील्ड है। अब थोड़ा बड़ा बनाता हूं, हाफ फील्ड है, तो दिस इज हाफ फील्ड एंड हाफ एम्प्टी, ऐसा है बैंड गैप। बैंड गैप क्या बोल रहा हूं, सो यहां पे हमने देखा था कि 3s लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है हर जगह, तो सारे सारे जितने भी एटम्स हैं, है ना, पास में, तो इनका एक बैंड बन गया, तो हाफ फील्ड हो गया। तो ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड। अब इस जगह पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनको इंटरबैंड ट्रांजिशन करने में 1s 3s में जंप करने में एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा एनर्जी तो लगने वाली है ना। तो यहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए, है ना। थोड़ा सा भी एक्सटर्नल, जैसे इनको अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, है ना, तो कोई इंटरबैंड ट्रांजिशन करंट बनाने में, कंडक्शन करने में कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि फ्री नहीं हो पाएंगे कभी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी एनर्जी वो गेन ही नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यहां पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें मिलती है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो भी हमको एनर्जी मिलेगी उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट बनाएंगे। तो यहां पर दे फॉर्म कंडक्शन करंट, यहां पे हमको करंट मिलेगा। ये केस ऐसा हो सकता है सोडियम के केस में। मैग्नीशियम के केस में ये होगा कि वहां पे उसका एटॉमिक नंबर 12 है, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई एक हायर एनर्जी लेवल ऐसा 3p की जरूरत ही नहीं है कंडक्शन के लिए इस केस में, है ना। कि जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस शेल है, उससे हायर जो लेवल होगा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्बिटल होगा, है ना, वो हमारा कंडक्शन बैंड बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर अगर मैं 3s में कंप्लीटली फील्ड एनर्जी है, 3s बैंड मेरा कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है, तो यहां पर जो नेक्स्ट बैंड होगा दैट विल बी कंडक्शन बैंड। और मतलब मेटल्स में एक खासियत है कि this band will get overlapped due to alteration, क्योंकि मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स उसमें ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहां पर जो होगा, दिस पार्ट देयर विल बी नो एनर्जी गैप, है ना। यहां पर हाइब्रिड टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा बन रहा है? हाइब्रिड। तो यहां पर जो सिचुएशन बन रही है, यहां पे हाइब्रिड बैंड बन रहा है एक दूसरे के साथ ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो यहां पर जो थोड़ी सी, यहां पर तो दूसरे बैंड की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पर अगर नेक्स्ट बैंड की जरूरत पड़ी बिकॉज 3s is completely filled, so next band will be the conduction band, but as this is the metal, यहां पर ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग है मतलब थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी फ्री होने के कगार पे है, एंड दे कैन कंडक्ट नॉट इन वैलेंस बैंड ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने इसको एक्सप्लेन किया है। यहां पर जो बनता है दैट इज हाइब्रिड बैंड ड्यू टू ओवरलैपिंग के वजह से बनता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कंडक्टर्स बोलते हैं हम लोग गुड कंडक्टर्स है, कंडक्टिविटी इसके 10⁻² से लेकर 10⁸8 के बीच में है मोल पर मीटर, ठीक है, इसके बीच में दे आर गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स क्यों बनाता है? इसको इंटरबैंड ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी है इसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको 10⁻⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁸8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में आपको एनर्जी मिलती है एक्सटर्नल करंट से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आपको एनर्जी मिलती है इतनी ही मिलती है। तो दैट दिस मच एनर्जी इज सफिशिएंट फॉर जंपिंग फ्रॉम वन ट्रांजिशन, वन लेवल टू अनदर लेवल। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, फ्री हो जाएंगे और फिर कंडक्ट करेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी एनर्जी आएगी, जंप करेंगे हायर लेवल में, फ्री हो जाएंगे और फिर कंडक्ट करेंगे। तो कंडक्टर्स में बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है।
तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज उनको ट्रांजिशन करने के लिए एक लेवल से दूसरे लेवल पे ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, तो दे आर फ्रीली अवेलेबल। तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली भी ऐसे ही मूव करेगा पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, और ओवरलैपिंग की वजह से तो है ही है। तो दो केस हो सकते हैं कि कंप्लीटली फील्ड है तो दूसरा वाला बैंड ओवरलैप हो जाएगा, नहीं है तो सेम बैंड में जो आधा है उसको हम कंडक्शन बैंड बोल देंगे। तो ये है हमारा इस केस में जो 3s का बचा हुआ जो दूसरा सेक्शन था, दैट विल एक्ट एज ए कंडक्शन बैंड, जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी की। ये मोनोवैलेंट में ऐसा होता है, ठीक है, और बायवैलेंट में आपको तो ओवरलैपिंग सिनेरियो दिखेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो यू कैन राइट दिस डाउन, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए हमने ये सारी चीजें लिखी है, ठीक है, तो ये आप लिखिए, ओके। तो एनर्जी बैंड गैप नहीं के बराबर होता है यहाँ पे, एकदम नेग्लिजिबल या एकदम मिनिमम इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उसको लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो एनर्जी गैप यहाँ पर ऑर्बिटल एनर्जी गैप Eg है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। Eg की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड का एनर्जी, इसका मिनिमम इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो चलो ये सारी चीजें अगर हो गई है तो फिर नेक्स्ट इंसुलेटर की तरफ बढ़ते हैं और फिर सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ते हैं, अपना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। चलो लिख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो सब कुछ, बना लोगे? चलिए इसको लिख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये लिखना पड़ा था। Then we have insulators. इंसुलेटर्स क्या है? अब ऑब्वियसली कि अगर इंसुलेटर की बात की जाए तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वुड, डायमंड, ये सारे इंसुलेटर्स है, जिसका डायमंड का एग्जांपल दिया जाता है हमको, और उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है वो दिया जाता है। तो इंसुलेटर की केस में ये जो आपके पास वैलेंस बैंड है ये तो कंप्लीटली फील्ड होता ही है ना, कंप्लीटली फील्ड या पार्शियली फील्ड जैसा भी है, लेकिन इसको ना तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, उससे ना तो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे, उसका जो एनर्जी गैप है वो इतना बड़ा है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से और ना ही थर्मल एक्साइटेशन से। तो अगर ये 0 केल्विन की बात चले या फिर टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर पे लेके आए हम लोग, तो भी इंसुलेटर्स विल बी द बैड कंडक्टर, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत बड़ी होती है, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ये अगर कंडक्शन बैंड है तो कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हम लोग दे नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक करंट या जो करंट सोर्स से 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही एनर्जी हम लोग दे पाते हैं थर्मल एक्साइटेशन से। तो क्या इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे बैठेंगे, तो जो कि इंसुलेटर्स में पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने डायमंड के लिए देखा, डायमंड का एग्जांपल दिया गया है, तो उसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, कंडक्शन मिनिमम और ये वैलेंस
इसका ये आता है अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्चुअल में 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग है, कुछ बुक्स में 5 दिया है लेकिन वो गलत है, 5 नहीं लिखना है, अप्रोक्सीमेटली 6 लिखना है, ठीक है। तो इतना हम लोग नहीं दे पाएंगे। अब जैसे ही हम इसके लिए कुछ, तो ये बैड कंडक्टर के केस में आता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे यहाँ पर, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देके भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्ट क्या करेंगे। तो बैड कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी कैसी है, कंडक्टिविटी है 10⁻⁻11 या 12 से लेके 10⁻⁻18 मो मीटर, बहुत ही कम है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, है ना। तो ये है अपना एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के लिए ये चीज चल रही है हमारी, ठीक है। तो डायमंड के लिए दिया हुआ है उसका वैल्यू, वो चीज आप लोगों को लिखनी है। तो डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग लिखते हैं इन सारी चीजों में। फिर आता है अपना, जिस चैप्टर को हम लोग एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, जो भी हम लोग इसके लिए मगजमारी कर रहे हैं, इतना ठीक है, लिखना है, ये लिख लो। कितना भी टेम्परेचर दे दो, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकती, उतनी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। विद राइजिंग टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो ठंडा ही बैठा रहेगा, ठीक। चलो इंसुलेटर्स की बात हो गई। अब सेमीकंडक्टर की तरफ जाते हैं। पॉज करके लिख लेना है, पॉज करके लिख लेना। तो अब आती है बात सेमीकंडक्टर्स की। अब सेमीकंडक्टर्स देखो यार, जैसे 0 केल्विन पे या इवन जैसे जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन पे, तो इंसुलेटर जैसे ही बिहेव करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई तो वैलेंस बैंड तो सबका कंप्लीटली फील्ड ही होता है। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां तभी जंप करेंगे जब ये जो थर्मल एक्साइटेशन से, है ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, उस कंडक्टिविटी बिकम्स अ गुड कंडक्टर। तो एट 0 केल्विन तो वो इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा, कौन, सेमीकंडक्टर, क्योंकि कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ एनर्जी नहीं मिल रही है उसको, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड अबव, ठीक है, स्टार्ट्स कंडक्टिंग और बिकम्स, तो कंडक्टिविटी है इसकी, लेकिन कंडक्टिविटी की वैल्यू 5 से लेकर 10⁻⁻6 इस रेंज में है, तो ठीक ठाक कंडक्टर है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स है, जो कि थर्मल एक्साइटेशन से, है ना, एनर्जी मिलेगी उसको, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्ट करेंगे, ठीक है, वहां पे करंट कंस्टिट्यूट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर हम लोग थर्मल। तो इसके लिए अगर मैं इसका ग्राफिकल भी रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, तो विद राइज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, तो ये कंडक्टिविटी, और अगर टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ सेमीकंडक्टर का, तो ऐसा कुछ आएगा। तो इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बिटवीन ये
इसका जो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इसके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में आता है। ठीक है, तो जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इसका बैंड गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो रूम टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर एट 0 केल्विन विद राइजिंग टेम्परेचर उसका कंडक्टिविटी है, और इंटरमीडिएट है, मतलब कंडक्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर्स यहाँ इंसुलेटर्स, बीच में आए भाई साहब सेमीकंडक्टर। समझा? तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इसमें अब सेमीकंडक्टर आ गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के बारे में अपने को बहुत सारी चीजें पता है। ठीक है, और क्या पता है इसमें कि ऐसे भी उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम ही होती है, जैसे इस रेंज में होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 10⁻16 से लेके 10⁻19 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब कितना? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसा एक मीटर वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, है ना। अगर कोई मटेरियल ले ले तो उसमें 10⁻16 से 10⁻19 होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते, तो कंडक्टर्स में होता है 10⁻29 पर मीटर क्यूब के रेंज में, बहुत ज्यादा होता है, मतलब करोड़ का डिफरेंस है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 गुना ज्यादा पैसे हैं आप लोगों के कंपैरिजन में, तो मेरे पास अगर आपके पास 100 रुपए है या 1000 रुपए है, तो मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस आता है। तो अगर यहाँ पर ऑलमोस्ट 10⁻10 का डिफरेंस है, मतलब करोड़ गुना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कंडक्टर में एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। तो दिस आर वेरी गुड कंडक्टर्स। ठीक है, अच्छा कंडक्टिविटी होता है इनका, इसका मिडिल रेंज में होता है। ठीक है, तो हम इसके बाद जो चर्चा करेंगे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों, मतलब यहाँ पे बीच में जंप नहीं करना, इसके टेक्निकलिटी में हम लोग अभी नहीं जाते हैं। आप लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे आगे चल के, या फिर जब भी इंजीनियरिंग में जाएंगे, तब ये रीजंस उसके थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। पर इतना अपने लिए अभी सफिशिएंट है कि सेमीकंडक्टर आया तो उसको कैसे कंसिडर करना है, इंसुलेटर आया तो उसको कैसे कंसिडर करना है, और कंडक्टर्स के बारे में आपको पता ही है। तो एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी लेवल्स, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी आज अपनी चर्चा की। तो प्लीज इसको देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कुछ कंफ्यूजन है तो खत्म कीजिए इसको जल्दी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।